नमस्कार बच्चों, आसलपुर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का जो गौरवान्वित इतिहास रहा है, संस्कृति को अपने आप में संजोए रखा है। जो प्रारंभिक काल था गौरवशाली, जिसे हम स्वर्णिम भारत भी कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रारंभ से लेकर 1206 तक का जो राजवंशों का पूरा पैनल था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज भी उत्खनन पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुंचने और वहां अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण, महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का बहुत ही स्वर्णिम रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लौह अयस्क का व्यापक रूप से उपयोग किए जाने लगा था। लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्थाओं को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थी। महाजनपद काल जो कहा जाता है, उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाजनपद काल का जो ईसा पूर्व है, उसको आप याद रखने योग्य बात है। ये आगे भविष्य में भी बहुत कंपटीशन में भी बहुत काम आते हैं। महाजनपद काल का जो कार्यकाल है 600 से 325 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल कहा जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें महाजनपदों की संख्या दी गई। बौद्ध ग्रंथ अगुत्र निकाय, बौद्ध ग्रंथ है न, उसका नाम है अगुत्र निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे, जिनमें से आपको एक एक का नामकरण आपके सामने आएगा। महाजनपद पहला है काशी, उसकी राजधानी थी वाराणसी। दूसरा है कुरु, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। फिर है अंग, उसकी राजधानी चंपा। फिर है मगध, मगध की राजधानी है राजगृह या द्विवर्ष।
उसे दो नामों से पुकार सकते हैं। जैसे अब तक मैंने आपको बता दिया, काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह या ग्रीवर्ज, राजगृह को ग्रीवर्ज भी बोलते थे, वज्जी, विदेह और मिथिला। मल की राजधानी है कुआवती या कुशीनारा, चेदी की राजधानी शक्तिमती या सूथिवती, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, अयोध्या। बुद्ध काल में दो भाग में उत्तरी भारत की राजधानी साकेत, दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। बुद्ध काल में दो भाग हुए, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती हुई। पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कानपिल्य। मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा या मैथुरा या सूरसेनाई भी कहा जाता था मथुरा को उस समय। अशक की राजधानी पोतन या पाटेली। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज, कंबोज की राजधानी जाजपुर हाटक। उपयुक्त 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनके प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुंशु मारगिरी के भाग, अलपकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कौल्य, कुशीनारा के मल और पावा के मल, पिप्पल लीवे के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। राजस्थान के प्रमुख जनपद। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालवा, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान में पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। राजस्थान में जैसे प्रदेश थे जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सिवी। तो आज का जांगल प्रदेश वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले जो महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। मत्स्य आ गया वर्तमान जयपुर का आसपास का क्षेत्र, महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार पास की पहाड़ियों, जो चंबल की जो पहाड़ियाँ हैं, सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसमें आते थे। सूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र में महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मेधोरा कहते थे। फिर बात आती वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सूरसेन जो आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद था और इसकी राजधानी मथुरा थी, और वासुदेव के पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण हुए वो इसी जनपद से उनका ताल्लुक था। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशीन ने उसे अन्य जातियों के साथ
10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुरी की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। और सीवी में आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अनयु विरोध कहा जाता था, जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। इसे अनुविरोध कहा जाता था। फिर बात करते हैं मौर्य, सूग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव व चालुक्य साम्राज्य की। मौर्य 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्षक वंश में समय हुआ। आविर्भाव हर्षक वंश के समय हुआ। मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व से 326 के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमी उत्तर भारत सिकंदर में आक्रांता था, जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे। ऐसे राजा की जरूरत थी उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सिकंदर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी लेकर पूरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल और गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी था, जिसने यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। अशोक। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी भारत में प्राप्त मास्की तथा गुजरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानानपीय तथा देवानानपीयदर्शी उपाधियों से विभूषित किया गया। उसे सम्राट अशोक को विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ। उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारोवाकी का भी उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग का नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया।
और फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौलिया तोसाली बन गई। श्रमण, निर्गोध तथा उपगुप्त के प्रभाव के कारण अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10 वर्ष में बोध गया। 20 वर्ष में लुम्बिनी, कपिलवस्तु की धम्म यात्रा की। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुलता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्र परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह, अल्प विवेक का भी विधान था। भंबरू जो शिलालेख है, भंबरू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। सांची रायसेन या मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामंत्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए, किसी भी यज्ञ के पशुओं का वध न किया जाए। उसके बाद में मौर्य प्रशासन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र के 18 भागों का उल्लेख है, जिनमें तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ के मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज हैं। फिर आता है इनका समाहर्ता, फिर आता है सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, फिर आता है प्रांतीय प्रशासन, फिर आता है नगर शासन, फिर आता है सैन्य व्यवस्था, फिर आता है न्याय व्यवस्था, फिर आता है धर्मस्थीय, कंटक शोधन और फिर आता है मौर्यकालीन समाज। फिर सूग वंश में 7 वाहन वंश हुए। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों घाटी के सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में 7 वाहन वंश की नींव डाली। ये राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। फिर गुप्त साम्राज्य हुआ, जिनमें चंद्रगुप्त प्रथम हुए, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य हुए, स्कंदगुप्त हुए। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां: रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मत्स्यकटिकम नाटक के लेखक शुद्रक, मुद्राराक्षक नाटक के लेखक विशाखादत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनुष्य संहिता में वर्तमान रूप में गुप्त काल के ही सामने आई। गुप्त काल में ही वो सामने आई। फिर वर्धन वंश में पुष्यभूति वंश 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में हुए। फिर आता है राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, फिर आता है चोल वंश, चोल कला, फिर चालुक्य वंश, फिर आता है कुषाण वंश। महत्वपूर्ण बातें हैं आपको बताने लायक। आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त के गुप्त काल में गणित तथा ज्योति विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था। धन्यवाद।